नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे कैटालिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। और हमने बात की कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को या तो डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, या इंक्रीज कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन उनका स्वयं का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है और केमिकल कंपोजिशन होता है, वो नो चेंज रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस कैटालिस्ट होता है, उसका जो मास होता है और केमिकल कंपोजिशन होता है वो बदलता नहीं है, नो चेंज रहता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, वह बदल देता है। और हमने बात की थी कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास में ये पोटेशियम क्लोरेंट है। देखो, जब ये उत्प्रेरक की एब्सेंस के अंदर, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति के अंदर जब हम इसका विघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये बड़े हाई टेम्परेचर पर टूटता है। लेकिन जैसे ही हम MnO2 यहाँ कैटालिस्ट डालते हैं, तो ये MnO2 कैटालिस्ट इसी रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर ही क्या करा देता है, संपन्न करा देता है, प्रोसीड करवा देता है। तो देखो, इस रिएक्शन में कैटालिस्ट जैसे ही डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो गई। और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई और ये जल्दी ही डिकम्पोज हो गया। अब बात करते हैं सबसे अच्छी बात, कि जब कभी भी जो कैटालिस्ट होता है, वो कैटालिस्ट, देखो MnO2 यहाँ कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। और याद रखना, MnO2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और न ही इसके द्रव्यमान में और न ही इसकी केमिकल कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है। और दोस्तों, उत्प्रेरक शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, प्रयोग करने वाले एक साइंटिस्ट हुए थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बर्जिलियस। और बर्जिलियस ने सबसे पहले उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं संपन्न करवाई थी 1835 के अंदर। याद रखना इससे पहले, इसलिए इनको याद रखना, सबसे पहले उत्प्रेरण क्रिया का जो कैटालाइसिस जो रिएक्शन होती है या कैटालाइटिक जो रिएक्शन होती है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार अगर मिला है सबसे पहले, तो किसे मिला है, बर्जिलियस को मिला है। और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पर पूछा जाता है, वो हमारे पास में ये है कि कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखना, कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन में सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को बदल करके, चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन को बदलते हैं। या तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। इससे एक्टिवेशन एनर्जी या तो कम हो जाती है या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे हो सर ये एक्टिवेशन ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे अणु पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। और याद रखना, सभी के सभी एटम ही उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को कंप्लीटली नहीं करते, उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में सभी एटम का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, केवल कुछ एटम का ही कंट्रीब्यूशन होता है जो एक्टिव होते हैं। और जो एक्टिव होते हैं उन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं, एक्टिव एटम कहते हैं। और उनकी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम में मान लिया कि 10,000 सीटें हैं, क्लियर, तो एग्जाम तो बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन सिलेक्शन तो केवल और केवल 10,000 का ही होगा। अब वो 10,000 कौन होंगे, जो अच्छे से दिन रात क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक्टिव हैं, अपनी स्टडी को बिल्कुल सीरियस लेकर के चल रहे हैं, उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। तो बस सिंपल सी बात है कि याद रखना, उत्प्रेरक होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। जो उत्प्रेरक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास में उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं, दोस्तों ये उत्प्रेरक है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4। पहला हमारे पास में आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन होता है, जो उत्प्रेरक के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब उत्प्रेरक को वेग को बढ़ाएगा कैसे, तो याद रखना, ये सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम। क्लियर। नेगेटिव होता है एक नेगेटिव, ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब ये कम करेगा तो कैसे करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा करके। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक बार ध्यान से समझिएगा
मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि कैटालिस्ट होते हैं वो किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देते हैं, किस प्रकार से बदलते हैं, किस प्रकार से चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। चलो आइए, ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में कोई एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? क्रियाकारक, जो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर? जो जैसे मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी क्रिया करके क्या बना रहे हैं? सी। तो क्रिया कौन कर रहे हैं? ए और बी। तो ए और बी तो क्या हो गए? रिएक्टेंट। और सी क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब देखो, जब कैटालिस्ट नहीं डालते हैं, जब कैटालिस्ट नहीं डालते हैं तो इस रिएक्शन का पाथ ये होता है, ये होता है। कब? जब एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की अनुपस्थिति में। और जैसे ही हम कैटालिस्ट डालते हैं तो ये क्या करता है? ये इन क्रियाकारकों को एक अल्टरनेटिव पाथ प्रदान करता है। क्या करता है? अल्टरनेटिव पाथ। और जब कैटालिस्ट नहीं डालते हैं तो देखो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी आपके सामने ये है, बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही आप कैटालिस्ट डालते हो तो देखो ये आपको एक नया रास्ता मिला है, बिल्कुल शॉर्टकट, आप इस रास्ते से आप जा सकते हो। तो बोलो अब आप किस रास्ते से जल्दी पहुंचोगे? आप सेकंड वाले से, येलो कलर वाले से। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी कम हो गई, पहले ज़्यादा थी अब क्या हो गई? कम हो गई। तो बोलो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो बोलो रिएक्शन क्या हो गई? फास्ट हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है, रिलेशन ये आ गया हमारे पास में, रिलेशन ये निकल करके आता है कि जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के। किसके? एक्टिवेशन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास में क्या हो रही है दोस्तों? अगर बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। और याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी अगर घट रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, ये तो हमारे पास में पॉजिटिव कैटालिस्ट है जिसने रास्ता छोटा कर दिया, पाथ छोटा कर दिया, जल्दी पहुंच गए। अगर नेगेटिव होता तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता? वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत कम करता है। कैसे करता? वो कम ऐसे करता, एक्टिवेशन एनर्जी का मान और भी पहले की तुलना में क्या कर देता? बढ़ा देता। अब बोलो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब बोलो एक्टिवेशन एनर्जी पहले की तुलना में क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब पहले की तुलना में अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा हो जाएगी तो बोलो अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, इस रास्ते से जाना पड़ेगा तो टाइम तो लगेगा। क्लियर? अब एक मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं, ध्यान से समझिएगा, ये जो रिएक्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये लाइन, इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं डेल्टा एच। और याद रखना डेल्टा एच क्या रहती है? नो चेंज। अभिक्रिया ऊष्मा है, ये क्या रहती है? नो चेंज। कैटालिस्ट इसको कभी भी नहीं बदलता है। बोलो क्लियर? ये बात की हमने कैटालिस्ट की कहानी की कि कैटालिस्ट किस प्रकार से चेंज करता है। अब बात करते हैं, जो धनात्मक पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जबकि नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्या समझिएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं? तो याद रखना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो सिंपल सी बात, पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलो क्या करेंगे? ये वेग को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। वेग को बढ़ाएंगे कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। क्लियर? अब आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास में एक प्रोसेस है, एक विधि है डीकन विधि। पहली बात, डीकन विधि से क्या बनाया जाता है? क्लोरीन। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि क्लोरीन बनाने की प्रसिद्ध प्रक्रम या विधि कौन सी है? डीकन विधि। या डीकन विधि से क्या बनाया जाता है? क्लोरीन। अब जब डीकन विधि से क्लोरीन बनाया जाता है तो कैटालिस्ट क्या काम में लेते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या काम में लेते हैं? याद रखना, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड। बोलो क्लियर? चलो एक बात तो ये क्लियर हो गई होगी आपके। दूसरी बात, चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। अभी मैंने आपसे बात की थी पोटेशियम क्लोरेट था
उसके अंदर MnO2 है, ये MnO2 भी पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और डीकन विधि जो क्लोरीन बनाने का है उसके अंदर क्यूप्रिक क्लोराइड भी एक पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और याद रखना N2 और H2 से अमोनिया बनाना, क्या बनाना, अमोनिया। और अमोनिया बनाने की इस प्रक्रम को कहते हैं हैबर प्रक्रम। क्या कहते हैं, हैबर प्रक्रम। याद रखना हैबर प्रक्रम से अमोनिया बनती है, डीकन विधि से क्लोरीन बनती है। क्लियर। और जब हैबर प्रक्रम से अमोनिया बनाते हैं तो इसके अंदर आयरन चूर्ण, Fe चूर्ण क्या कर दे, काम में लेते हैं। क्लियर, ये भी याद रखना। तो सवाल है आपके सामने, हैबर प्रक्रम से किसको बनाया जाता है, अमोनिया को। कैटालिस्ट क्या देते हैं, आयरन। क्लियर। पोटेशियम क्लोराइड का विघटन करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड। डीकन विधि से क्या बनाया जाता है, क्लोरीन। डीकन विधि में कौन सा क्लोराइड, कौन सा कैटालिस्ट काम में लेते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। और संस्परक प्रक्रम, संस्परक प्रक्रम में याद रखना H2SO4 अम्ल बनाने का प्रक्रम है। H2SO4 अम्ल, जिसे कहते हैं अम्लों का राजा। इसमें सल्फर है इसलिए कहते हैं गंधक अम्ल, इसे कहते हैं बैटरिक अम्ल, इसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। इसे कहते हैं तेजाब का मूल रसायन जो अम्लीय वर्षा में पाया जाता है, इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। क्लियर, याद रखना, जिसे संस्परक विधि से बनाया जाता है। और याद रखना यहाँ कैटालिस्ट क्या काम में लेते हैं, प्लेटिनम। और यहाँ पर कैटालिस्ट V2O5 भी काम में लेते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी काम में लेते हैं। चलो अब बात करते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट की तरफ। ऋणात्मक उत्प्रेरक, जिसे कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट होता है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज भी कैसे करता है, अभिक्रिया के वेग को कम करता है। कम कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा करके। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर खुला छोड़ देते हैं तो इसका विघटन हो जाता है, ये जल में बदल जाता है। इसका ऑक्सीडेशन होकर के किसमें बदलने लग जाता है, ये जल में विघटन हो जाता है। यहाँ देखो टूट गया ना, एक से क्या बन गए, दो बन गए। अब इसके विघटन को कम करने के लिए यहाँ पर गिल्सरोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, गिल्सरोल। और गिल्सरोल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH। सॉरी यहाँ पर OH नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऐसे कितनी हो जाएंगी, फिर ऐसे फिर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी ना, इस टाइप से। ये गिल्सरोल है। याद रखना साबुनीकरण प्रक्रिया में को प्रोडक्ट हमको क्या प्राप्त होता है, गिल्सरोल ही प्राप्त होता है। याद रखना ये गिल्सरोल है। क्लियर। चलो अब इसके बाद में बात करते हैं क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जिसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। जबकि आयोडोफॉर्म का प्रयोग एंटीसेप्टिक, घाव वगैरह को भरने की दवाओं के रूप में करते हैं। अब क्लोरोफॉर्म को भी अगर खुला छोड़ देते हैं तो क्लोरोफॉर्म का भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोस्जीन। ये एक फोस्जीन गैस है, फोस्जीन, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड ये एक जहरीली गैस है। अब देखो क्लोरोफॉर्म को अगर खुला छोड़ दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा और एक कार्बोनिल क्लोराइड बन रहा है जो एक जहरीली गैस है। अब इसको रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एथेनॉल एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट मिलाते हैं, जो इस जो क्लोरोफॉर्म है इसके विघटन को क्या कर देता है, पहले से कम कर देता है। और कार्बोनिल क्लोराइड जो फोस्जीन गैस है वो बहुत कम बनने देता है। और साथ में इसको कांच की रंगीन बोतल में बंद करते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश भी ना गिरे। यही काम करता है गिल्सरोल। गिल्सरोल भी यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन को क्या करता है, कम करता है। ऐसे ही यहाँ पर सोडियम सल्फाइट है, SO3 को बोलते हैं सल्फाइट, और इसमें भी एथेनॉल मिला देते हैं ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो सके, कम हो सके। क्लियर। और ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने बार बार एग्जाम में पूछता है बार बार कि पेट्रोल में अपस्फोटन, अपस्फोटन बोले तो नोकिंग, नोकिंग बोले तो वो जो खर खर की आवाज आती है ना जब वाहन को, गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नोकिंग या अपस्फोटन। और इसको कम करने के लिए मेरे भाई याद रखना टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिल लेड। अब आप कहोगे टेट्रा एथिल लेड क्या है, एथिल C2H5, टेट्रा बोले तो 4 और लेड बोले तो Pb। ये टेट्रा एथिल लेड का क्या है मेरे भाई, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये टेट्रा एथिल लेड, बोलो क्लियर है कि नहीं है।
चलो अब बात करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है। किसको? ऑक्टेन नंबर को क्या कर देता है मेरे भाई? बढ़ा देता है। ये भी बात याद रखना। कौन? टेट्रा एथिल लेड। और ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता बताती है, जबकि सीटेन नंबर हमें डीजल की गुणवत्ता क्वालिटी बताती है। अब आता है ऑटो कैटालिस्ट। क्या आता है मेरे भाई? ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर किसी अभिक्रिया में उत्पाद ही, अगर प्रोडक्ट ही एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करे, वर्क करे, तो उसको कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट, स्वतः उत्प्रेरक। और याद रखना ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है। कौन सी? एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या देखा गया? ये एस्टरीकरण का जब जल अपघटन कराते हैं, एस्टरीकरण का या एस्टर का जल अपघटन, जल अपघटन, और जल अपघटन कराते हैं, ये और बता दूं मैं किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं H2SO4 या अम्ल ले लेते हैं, अम्ल का ऐसा सिंबल दिखा देते हैं। तो होता क्या है, ये अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल बनने लगता है, तो एसिटिक अम्ल जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक अम्ल एज ए ऑटो कैटालिस्ट की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है, और ये ऑक्जेलिक अम्ल है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर क्या होता है, जब ये टाइट्रेशन है, ये हम केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं इसका। ये पोटेशियम परमैंगनेट, दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे लाल दवा भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। ये वही ऑक्जेलिक एसिड है जो टमाटर और पालक में पाया जाता है। क्लियर? जो फर्श पर जंग और स्याही के धब्बे हटाने में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में भी करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत स्लो होती है, लेकिन एंड पॉइंट के बाद में ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Mn+2 आयन बनता है। यहाँ पर ये Mn, इसके अंदर Mn+2 आयन के रूप में होता है, और ये एज ए ऑटो कैटालिस्ट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। क्लियर? चलो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गई? ऑटो कैटालिस्ट। याद रखना ऑटो कैटालिस्ट में इंपॉर्टेंट बात ये है, प्रोडक्ट स्वयं एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस कैटालिस्ट। इंड्यूस कैटालिस्ट क्या होता है? जब क्या होता है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करती है? बढ़ाती है। तो इसमें एक अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरक की भांति रिएक्शन करती है, मतलब एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए एक इंड्यूस कैटालिस्ट की तरह वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके एक दोस्त है, बचपन का दोस्त, जिन्होंने 10th क्लास तक आपके साथ पढ़ा, 11th 12th भी एक ही स्कूल में थे। एक ने 11th क्लास में आर्ट्स ले ली, एक ने क्या ले ली? साइंस ले ली। अब वो आराम से दोनों अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। एक कॉलेज कर रहा है, दूसरा आर्ट्स वाला कॉलेज जा ही नहीं रहा, घर पे बैठा है तो आराम से मस्ती कर रहा है, मजे कर रहा है। और वो क्या करता है? घर पे ही पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज भी नहीं जाता, कभी आ जाता है। अब उसने क्या किया, वो बीएससी करने के बाद में एमएससी करना चले गया। तब तक वो जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट था, जो उसका दोस्त था, वो क्या बन जाता है? आरएएस बन जाता है। अब वो साइंस वाला जो उसका दोस्त था, वो देखता है यार ये मेरे से पढ़ाई में भी कितना कमजोर था, और मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। अगर ये आरएएस बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इससे बहुत इंटेलिजेंट था उस समय में, और वाकई में मैं कर सकता हूँ। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा एक मोटिवेशन आता है। वैसे ही देखो यहाँ पर भी वही मोटिवेशन है कि ये एक रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड की, जो सोडियम सल्फेट में चेंज हो रहा है एयर की प्रेजेंस में। और जब सोडियम आर्सेनाइड के जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन दोनों को एक साथ करवाते हैं। यहाँ पर जब दोनों रिएक्शन को एक साथ करवाते हैं तो होता क्या है, ये रिएक्शन मेरे भाई प्रोसीड हो जाती है, एक साथ कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर क्या बन जाता है? अपने पास में प्रोडक्ट बन जाता है, सोडियम आर्सेनेट हमारे पास में एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। और मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे पास में Na2SO4 है, क्या है? Na2SO4 है। ये Na2SO4 बोलो एक इंड्यूस कैटालिस्ट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, थोड़ी सी, ये सही कर लेना। यहाँ ये Na नहीं है, ये है अपने पास में Na2SO3 है। क्लियर?
और ये Na3ASO3 है और हमारे पास में ये क्या हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है हमारे पास में। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, जो सोडियम सल्फेट है वो एज ए किसकी तरफ वर्क कर रहा है, यहाँ पर वो एज ए इंड्यूस कैटालिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हमने टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस पढ़ा, टाइप ऑफ कैटालिस्ट पढ़ा हमने। 4 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वेग को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, नेगेटिव वेग को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है, ऑटो कैटालिस्ट प्रोडक्ट सेल्फ किसकी तरह बिहेव करता है, कैटालिस्ट की तरह, और इंड्यूस कैटालिस्ट हमने बात की। हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये मान के चलना, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। क्लियर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।